नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कुरान स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको हम मैथमेटिक्स जो पेपर है आपका मैथमेटिक्स का बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का, उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। और सेकंड पार्ट में हम आपको यूनिट दे रहे हैं, यूनिट नंबर 4 और 5। आप चिंता मत कीजिएगा, यूनिट नंबर 3 का विश्लेषण हम पार्ट नंबर 3 में करेंगे। ऑलरेडी हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा दिया है, तो ऑल ओवर टोटली आपको गणित के पेपर से रिलेटेड 3 वीडियो बनेंगे और तीनों ही वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। आपको प्रश्न बहुत अच्छे और शानदार 1 नंबर मिलेंगे। आप लोग पास होने की चिंता छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी आप पास 100% नहीं, अच्छे नंबर भी आपको मिलेंगे अगर आप इन वीडियो को देखते हैं। और भी बच्चों की तरह रेगुलर आप लोग रिवीजन कीजिएगा। मोस्ट प्रश्न कौन से मैंने लगाए हैं इस पेपर में, उनको आप लोग एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा एग्जाम में, आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलेगा साथियों, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। गणित सबके लिए यूनिट है और प्रश्न आपका है पहला, मोस्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा में जेंडर समानता इंडेक्स कितना है। तो जेंडर समानता इंडेक्स आपसे पूछा जाएगा तो 0.94 कितना है, 0.94 याद रखना। उसके बाद भारत में MHRD 2008 के अनुसार माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जेंडर समानता इंडेक्स कितना है। तो याद रखना है आपको कितना है MHRD 2008 के अनुसार, तो इतना है 0.80 एवं 0.69। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड या इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में कब से भाग ले रहा है। भारत कब से भाग ले रहा है, तो 1989 से भाग ले रहा है उसमें। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। भारत में IIT में बीटेक करने वाली और इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने वाली लड़कियों का प्रतिशत कितना है, आपसे पूछा जाएगा। तो बीटेक करने वाली लड़कियों का परसेंट 8 है और इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने वाली लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 22% है। SS भटनागर पुरस्कार पाने वाले 55 गणितज्ञों में महिलाओं की संख्या कितनी है, आपको याद रखना है कितनी है, 2 महिलाएं उन 55 गणितज्ञों में से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं लगाऊंगा, एक बार छोटे छोटे प्रश्न को रिवीजन करिएगा। यहाँ से तो प्रश्न आपको 4-5 देखने को जरूर मिलेंगे कि खराब भौतिक स्थितियों वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सीखने में जो होती है, जिसके कारण में पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत कठिन हो जाता है। उपरोक्त विचार किसका है, तो विचार है इसको बेमोज का। किसका, इसको बेमोज का। ऑप्शन क्या कर लेंगे, सी राइट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं, ये लीजिएगा। किस भारतीय महिला गणितज्ञ को मानसिक कैलकुलेटर या लोकप्रिय मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का कि मानसिक कैलकुलेटर की संज्ञा किस महिला को दी गई है। याद रखना आपको, शकुंतला देवी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शकुंतला देवी। याद रख लेना इस प्रश्न को भी। उसके बाद त्रिमुखी प्रक्रिया शिक्षण की किसने दी है, जॉन डीबी ने दी है। और ये आपको प्रश्न संख्या 2 प्रश्न पत्र 2 में भी आपको प्रश्न आया है कि शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दी है, जॉन डीबी ने दी है। अगला प्रश्न है, बॉर्डर लाइन बालक की IQ रेंज क्या होती है। बॉर्डर लाइन की IQ रेंज कितनी होती है, 70 से लेकर के 89 के बीच में। ओके, अगला है CWSN श्रेणी में किन बालकों को सम्मिलित किया जाता है। तो उपरोक्त तीनों असक्षम बालक, दृष्टिबाधित और श्रव्य बाधित बालक और मानसिक विमंदित बालक, इन सभी को CWSN कैटेगरी के अंतर्गत ला सकता है, जो मानसिक विकृति के शिकार होते हैं। ठीक है ना, उन सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। चलिएगा आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसको बोलते हैं हम NCF। आपसे NCF का पूरा नाम भी पूछ सकता है, नेशनल कैरिकुलम फेडरेशन। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या कार्यक्रम भी बोल सकते हैं। तो ये 2005 किस बात पर ज़्यादा जोर देता है, तो गणित सबके लिए है। गणित किसके लिए, गणित सर्वव्यापी है, गणित सबके लिए है। ओके, तो इस बात पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, आपको ये बता दिया मैंने ऊपर भी कि भारत में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा माध्यमिक में जेंडर समानता इंडेक्स। तो मोस्ट प्रश्न यही है, आपको वैसे तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखना, प्राथमिक में कितना है, 0.94। ठीक है, उच्च प्राथमिक में कितना है, 0.88। उसके बाद माध्यमिक में कितना है, 0.80 और उच्च शिक्षा में 0.69 या 69%। ओके, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित में असफलता किस रूप में प्रकट देती है। तो वो सामाजिक सूचकों के रूप में प्रकट होती है मेरे साथियों, याद रख लेना। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि गणित सबके लिए है, इस विचार से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करके के कौन कौन से विचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो
याद रखना, शिक्षकों का संवेदनशील होना पहली बात। दूसरा है गणित को सीखने के लिए अर्थपूर्ण संदर्भों की ज़रूरत, और तीसरा पॉइंट है कि गणित शिक्षण के लिए बेहतर तरीकों की ज़रूरत, और चौथा पॉइंट है कि शिक्षकों को स्वायत्तता की ज़रूरत। ओके, अब यहाँ पर गणित से संबंधित कुछ अक्षमताएं भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो एक तो होती है अपगणन विकार, जिसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया का मतलब होता है साथियों, किससे कहते हैं, जब कक्षा में शिक्षार्थी अपने साथ विभिन्न तरह की क्षमताएं लेकर के, और इनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक क्षमता और संगणक रूप से अलग नहीं होती, वे केवल गणित के लिए अपना तालमेल नहीं बैठा पाते, ऐसे बच्चों को अपगणन या डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया का सीधा संबंध किससे होता है, गणना से। याद रखना, डिस्कैलकुलिया का मतलब गणना। ऐसे बच्चे जिनमें गणना संबंधी विकार होता है उनको डिस्कैलकुलिया कहा जाता है, इतना याद रख लेना। ओके, उसके बाद डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बच्चों में कैसे मदद मिलती है, तो याद रख लेना, मतलब उनको मदद कब मिल सकती है, जब हम कलर कोडिंग के माध्यम से, एक विशेष रंग के माध्यम से बच्चों को जब हम गणित सिखाएं, किसी चिन्ह के माध्यम, किसी प्रतीक के माध्यम से, तो याद रख लेना इस तरीके से वो कोई समस्या हल हो जाती है। अगला प्रश्न है, बिल्कुल जी, भारत में गणित सबके लिए है, अवधारणा में किस प्रकार के सामाजिक संकेत अवरोध उत्पन्न होते हैं, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रख के जाना है इसको। ठीक है ना भाई, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, लियो लो, इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत मोस्ट लगा लो आप लोग। ठीक है ना, जेंडर और गणित शिक्षा परस्पर संबंधित है, वर्णन कीजिएगा। जेंडर और गणित शिक्षा किस दूर से एक दूसरे में संबंध है, पूछा है तो बता देंगे आपको। याद रख लेना कि शिक्षा गणित में हमारी व्यवस्था है इस प्रकार की है कि अध्यापक, अभिभावक और स्वयं बच्चे यह मान रहे हैं कि गणित को लड़के ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लड़कियां नहीं। गणित विषय को लेकर के उच्च अध्ययन क्षेत्र में लड़कियों का बहुत कम होना, पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों के नाम तक नहीं होने की इस बात से सही लग रही है कि भाई 55 गणितज्ञ उनमें से केवल 2 ही महिला हैं। ठीक है ना, इस क्षेत्र में यह अनुसंधान ये बताते हैं कि लड़कियां गणित के क्षेत्र में शाब्दिक और ज्ञानात्मक और रचनात्मक कार्य बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर लेती है। इसके बावजूद अभिभावक अपनी बच्ची को गणित के योग्य नहीं मानते, पहली चीज़ तो ये इसका संबंध हो जाता है कि जेंडर समानता को लेकर के किस तरीके से भिन्नता पाई जाती है। देखो मैंने बताया डिस्कैलकुलिया से संबंधित बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन से लक्षण मिलते हैं, अंकों के याद करने की परेशानी, अंकों को लिखने में परेशानी, अंकों के समूह को छांटने, एकत्र करने, अलग करने की परेशानी, गणितीय चिन्हों को समझने और जोड़ बाकी गुणा भाग करने की परेशानी, दशमलव स्थानों की समझ में परेशानी, गणनाएं गलत करना, गणनाएं धीमी करना, ग्राफ के रूप में सूचनाएं प्रदर्शित करने में परेशानी, तो ये इनकी समस्या होती है। ठीक है ना, आपको याद रख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणित शिक्षक की भूमिका और उसका महत्व बताइए। गणित में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसको बताना है कि भाई जॉन डीवी ने गणित की शिक्षक त्रिमुखी कहा है। इसमें छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, आपको याद रखना है त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं, छात्र, अध्यापक, एक तो होता है अध्यापक, एक होता है छात्र और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। ये तीनों ही आपको याद रखने त्रिमुखी प्रक्रिया में जॉन डीवी ने दी थी, तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है तीनों की। तीनों में अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि है। इस प्रक्रिया में अध्यापक का कोई स्थान नहीं है, कोई नया स्थान नहीं है, बल्कि वैदिक काल से गुरु को सर्वोपरि माना जा रहा है। वैदिक काल में अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी, स्थान वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल तक चलता रहा है। उसकी स्थिति अब परिवर्तन तो अवश्य आया है, परंतु स्थिति अधिक परिवर्तनशील नहीं हुई है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना प्रभुत्व जमाया है, तब से बाल शिक्षा केंद्रित हो गई है। बच्चे की प्रकृति के अनुसार शिक्षा व्यवस्थित होनी चाहिए और वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। ओके, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये लो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं CWSN से क्या अभिप्राय है, मैंने आपको अभी बता दिया कि जिन बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक, प्रासंगिक और सामयिक व्यावहारिक विशेषताओं के कारण जो समस्या होती है, औसत बालकों की आयु सीमा से कम होती है। ठीक है ना, स्पष्ट नहीं हो पाती, विचलित होती है, भिन्न होती है, तो ऐसे बच्चों की जो क्षमताएं, योग्यताएं वो समुचित रूप से व्यक्त करने के कुछ परंपरागत शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, तो उनको हम कहते हैं विशिष्ट बालक। ठीक है ना, और उनके लिए अभी विशिष्ट बालक इस श्रेणी के अंतर्गत अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजक बुद्धि, मंद बुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ, पिछड़े बालक, अपराधी बालक, असमझ समस्याग्रस्त बालक आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ये लो, अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में जेंडर के प्रभाव को कम और समाप्त करने के लिए किन किन सुधारों के प्रयास की आवश्यकता है, और ये बहुत मोस्ट अच्छा प्रश्न है, इसको याद करके जरूर जाना है भाई। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखिएगा, यूनिट नंबर 5,
पाठ्यचर्या और मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, इसमें हम बात करेंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों की। चलिए, मूल्यांकन में दो पक्षों को याद रखना है। कौन कौन से? तो परिमाणात्मक और गुणात्मक। तो दोनों पक्षों की मूल्यांकन बात करता है, ठीक है, दोनों पक्षों की सूचना देता है। अगला प्रश्न है, देखिए गणित में मापन के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है शाब्दिक, दूसरा क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी, और तीसरा होता है अनुपाती मापन। तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेंगे। वह मापनी जिसमें वस्तुओं, घटना, विशेषताओं को किसी निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रखा जाता है, वो कहलाती है हमारी शाब्दिक मापनी, ठीक है ना। अब ये परिभाषा आपको याद रखनी है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ये परिभाषा किसकी थी? गुड्स की थी। किसकी थी? गुड्स एंड अप की थी, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य से होता है। क्लियर? ए सी ऑप्शन कर लेंगे आप लोग, सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है मुख्य रूप से किस पक्ष का उद्देश्य मूल्यांकन करती है? तो वो ज्ञानात्मक पक्ष का ज़्यादा मूल्यांकन करती है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी है? वस्तुनिष्ठता की, मतलब जो प्रश्न पत्र जिसके लिए बना है उसके लिए होना चाहिए। उसके बाद निर्धारित परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि आवश्यक विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यक है? उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था, कि जो बच्चों को समस्या आई है उस समस्या का क्या किया जाती है? उपचार किया जाना चाहिए, उसको हल किया जाना चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि एनसीईआरटी ने गणित शिक्षण के अंतर्गत कितने गणितीय कौशलों के विकास को अपेक्षित माना है? 11 गणितीय कौशलों को, ओके। उसके बाद आरटीई 2009 में लागू होने पर बच्चे को कब कितनी अवधि तक विधिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो कक्षा 8वीं तक निःशुल्क शिक्षक प्रावधान है, यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को, या कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को, याद रखना। देखो आरटी के अनुसार प्रावधान है कि 9 वर्ष के बालक को प्रवेश दिया जाएगा, 9 वर्ष के बच्चों को किसमें दिया जाएगा? 4ठी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, ये लीजिए, चौबीसवां और 25वां, जिस प्रक्रिया में पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है उसको हम बोलते हैं, पता लगाने को कहते हैं साथियों निदानात्मक कार्य, निदानात्मक उपचार, ठीक है ना। निदानात्मक कार्य बोलते हैं पता लगाने को, और अगर उसका उपचार कर दिया तो उपचारात्मक कार्य कहलाएगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट कर लेंगे। और मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया, किसने किया था? BS ब्लूम ने। किसने किया था? डॉक्टर BS ब्लूम ने। शुद्धता किसके कारण आती है? देखो बताओ भाई, शुद्धता परीक्षण में शुद्धता किसके कारण आती है? वस्तुनिष्ठता के कारण आती है। किसके कारण? वस्तुनिष्ठता के कारण, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन तो ए है। लेकिन अब यहाँ पर आपको अगर एग्जामिनर की दृष्टि से बात करते हैं तो देखो यहाँ पर परीक्षा में शुद्धता तो वस्तुनिष्ठता कारण है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर तीनों को मान लेता है, वस्तुनिष्ठता, विवेककारिता, विश्वसनीयता, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। लेकिन राइट आंसर वैसे इसका वस्तुनिष्ठता है अकॉर्डिंग टू हाई लेवल। एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें तो परीक्षा में शुद्धता आती है वस्तुनिष्ठता के कारण, लेकिन हो सकता है आपकी परीक्षा पेपर के अंतर्गत इसको उपरोक्त सभी मान लिया जाए। एनसीईआरटी इसको वस्तुनिष्ठता मानती है, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, ये लो, आईआईटी के अनुसार 2009 में कौन सा संवैधानिक अधिकार दिया गया? बच्चों को शिक्षा दी जाती है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चों को, ठीक है, यानी कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी निःशुल्क। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब मूल्यांकन के आयाम आपको याद रखने। मूल्यांकन के उद्देश्य, क्षेत्र, अवधि, प्रक्रिया और प्रक्रिया में सहभागिता, छात्रों की और परिणामों का संप्रेषण, ओके। और नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, सतत मूल्यांकन का आशय क्या है? सतत मूल्यांकन का आशय कक्षा शिक्षण में मूल्यांकन दोनों से, कक्षा और शिक्षण, कक्षा शिक्षण और मूल्यांकन दोनों से है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है दोनों। और यह शिक्षण सतत अवलोकनों और उन पर आधारित समीक्षा और शिक्षण योजना में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है सतत व्यापक मूल्यांकन। और पोर्टफोलियो आपको याद रखना है। पोर्टफोलियो क्या होते हैं? समय की निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह, जिसमें रोजमर्रा के कार्य होते हैं और शिक्षार्थी के कार्य के उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं। पोर्टफोलियो मतलब होमवर्क जिसको बोलते हैं। चेकलिस्ट क्या है? एक चेकलिस्ट आपको याद रखनी है। यदि
यह बच्चे के किसी खास व्यवहारिक प्रक्रिया के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज की गई सूचनाओं का एक प्रपत्र होता है, जिसको हम चेकलिस्ट कहते हैं। बच्चे के व्यवहार और उसकी क्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, बच्चों के बारे में सूचना एकत्र करने का स्रोत कौन कौन से? एक तो माता पिता, ठीक है ना, दूसरा सहपाठी, तीसरा शिक्षक और समुदाय के लोग। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य आपको याद रख के जाने, ठीक है ना भाई। एक प्रश्न ये है। अगला प्रश्न है आपका, चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको बहुत बढ़िया ही बताऊंगा। ये लो, आरटी के परिप्रेक्ष्य में गणित शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों को विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। और सबसे मोस्ट प्रश्न है, इसमें छोटे और बड़े आपके सभी प्रश्न आ जाएंगे। इसको आप लोग रट के जाना है कि आरटी 2009 के परिप्रेक्ष्य में गणित शिक्षण के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है यहां पर, प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन के उद्देश्य। एक प्रश्न यह है और ये भी बहुत मोस्ट प्रश्न है, इसको आप लोग याद करके जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, सीखना और सिखाना दोनों मूल्यांकन ही विषय वस्तु है, कथन से आप कब तक सहमत हैं? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, ठीक है ना भाई, इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट है, याद रख लेना, 2 बार आ चुका है, 15 में भी 19 में भी, ठीक है ना। अगर आप इस प्रश्न को याद करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रयुक्त शब्दावली को, तो आपसे इसके कई प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं, योगात्मक आकलन किसे कहते हैं, पोर्टफोलियो किसको कहते हैं, चेक लिस्ट को किसको कहते हैं, ठीक है ना, आधार रेखा मूल्यांकन किसको कहते हैं, ग्रेडिंग गुणात्मक टिप्पणी क्या होती है, सूचना एकत्र करने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। एनसीएफ का मैंने आपको बता दिया, इसके उद्देश्य क्या है शिक्षण के। और नेक्स्ट में आपका आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये रह गया नीचे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। और ये भी सबसे मोस्ट प्रश्न है, आप इसको सब रट के जाएंगे साथियों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। वीडियो को देखेंगे तो मोस्ट प्रश्नों के नंबर आपको दबा दिए हैं। ऐसा पीडीएफ में कहीं भी नोटिस नहीं किया गया, तो मुख्य प्रश्न ये है, मैंने पीडीएफ में नहीं लगाया है, जबकि आपको वीडियो में बताया, ठीक है ना। धन्यवाद।